आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 टॉपिक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद फिर बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो भाई जो इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू जेड के फॉर्म में रहेगा उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे जो पी है और क्यू है वो या तो कोफिशिएंट कांस्टेंट रहेगा या फिर एक्स का एक फंक्शन रहेगा एक्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या कुछ भी एक्स का फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन है तो हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का ये जो फॉर्मूला है वो है वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये फार्मूला है जहाँ पे आई एफ जो है वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो हमको ये निकालने के लिए सबसे पहले आई एफ निकालना पड़ेगा, दैट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो फार्मूला है वो है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो जो यहाँ पे पी रहेगा उसका हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे ई के पावर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आई एफ फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इस फार्मूले में हम आई एफ रख देंगे और क्यू की वैल्यू रख के इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है एज अ लीनियर इक्वेशन के पहले फॉर्मेट में चेंज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको हम सबसे पहले इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि इसको हम पहले एक्स से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे केवल ये रहना चाहिए एक्स जो मल्टीपल है, इसको हमको हटाने के लिए एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ ऑफ साइड। सो हम इसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y अपान एक्स हो जाएगा और ये जो है एक्स स्क्वायर से एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये फार्मूला हमको लगाने के लिए पहले हमको आई एफ निकालना पड़ेगा, तो हम इसका पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ यहाँ पे देखिए कि जो पी है वो पी जो होता है वो वाई का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -3/x है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको p पता चल गया कि -3/x है। तो आई एफ फाइंड आउट करने के लिए e इज इक्वल टू पी की जगह -3/x dx रख देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो e इज इक्वल टू -3 log x ये आ जाएगा। तो जो आई एफ आ गया वो हमारा 1/x³ आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको आई एफ इस फार्मूले में रखेंगे। ठीक है, आई एफ तो हमने रख दिया आई एफ 1/x³ इज इक्वल टू एक्स 1/x³, इसको रख के फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर उसके बाद इसको y इज इक्वल टू इस फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने पढ़ा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये इस फॉर्मेट में होता है या फिर अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो इस फॉर्मेट में पहले हम चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू आई एफ और इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स। तो यहाँ पे जो आई एफ है वेयर आई एफ जो होता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है और ये ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम इस तरह से याद करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बर्नौली इक्वेशन क्या होता है। सो इस बर्नौली इक्वेशन में क्या है कि जो इक्वेशन होगा बर्नौली इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स पी वाई क्यू, और यहाँ पे क्यू की जो कोफिशिएंट है वो वाई टू द पावर कुछ होगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमको इसको जो है वाई टू द पावर एन को हटाना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा उद्देश्य मेन क्या है कि हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इस फॉर्मेट पे पहले चेंज करेंगे। तो इसमें चेंज करने के लिए जो y के मल्टीपल में है पहले हमको उसको हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि बोथ द साइड y टू द पावर n से डिवाइड कर देंगे, तो इधर तो q आ जाएगा, फिर इधर 1/y का पावर n हो जाएगा dy और p और ये कोफिशिएंट इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये इस फॉर्मेट में नहीं है, इस फॉर्मेट का मतलब है कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कोफिशिएंट है 1/y टू पावर n। तो हम क्या काम करेंगे और ये केवल यहाँ पे y होना चाहिए लेकिन यहाँ पे y नहीं है, तो इसको हमको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इसको है ये इस पूरे को हम एक नया वेरिएबल मान लेंगे, y की जगह हम z मान लेंगे क्योंकि y तो ऑलरेडी है तो हम इसको z मान लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा पी जेड हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे जो है पी जेड हो जाएगा, वाई की जगह जेड रहे या कुछ भी रहे, लेकिन इस तरह से होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य रहेगा ये हो जाएगा। तो फिर हम क्या काम करेंगे कि इस जो यहाँ पे है पी की जो कोफिशिएंट है, इस पूरे को हम एक नया वेरिएबल मानेंगे जेड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पी जेड और क्यू तो हो गया, और यहाँ पे डी जेड और डी एक्स हो जाएगा। जब हम इसको मानेंगे, इसका हम बोथ द साइड इसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे डी जेड अपान डी एक्स आ जाएगा। आइए हम एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। सो गाइस, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई tan एक्स माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स, ठीक है। इसको हमको बर्नौली इक्वेशन के बेसिस मतलब थ्रू करना है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे कि पहले इसको हम लीनियर के ये जो फॉर्मेट होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में हम इसको पहले चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि हम इसको पहले इस तरफ कर दिए, वाई का कोफिशिएंट इधर और ये क्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वाई का स्क्वायर है, तो हमको बोथ द साइड वाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड कर दिया वाई स्क्वायर से, ठीक है। इस तरह से करने पे हमारे पास ये फॉर्म आता है, फॉर्मेट आता है 1/y²। यहाँ पे क्यू केवल बचा है, ठीक है। और यहाँ पे 1/y है tan x, ये मान लो कि p है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो p है और इस पूरे को हम एक नया कोफिशिएंट मान लेते हैं z, ठीक है। तो 1/y को हमने z मान लिया, ठीक है। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -y टू द पावर इतना, मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब ये हमारे पास इतना आ गया, ठीक है, तो ये जो है 1/y² डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा कि ये देखो यहाँ पे है ना, ये 1/y² डी वाई बाई डी एक्स, तो इतना इज इक्वल टू, ये माइनस इधर है तो माइनस इधर भेज देंगे, तो इतना इज इक्वल टू माइनस डी जेड अपन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम उठा के इसमें रख देंगे, ठीक है। और माइनस वाई अपन 1/y इज इक्वल टू जेड मानी ही है, तो इसको हम जब रख देंगे तो हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगा इस फॉर्मेट का इक्वेशन बन जाएगा, जो कि यहाँ पे है डी जेड अपन डी एक्स प्लस जेड tan एक्स सेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक चीज़ चेंज हुआ कि जेड की वाई की जगह जेड आ गया, ठीक है। बाकी हमारा फॉर्मेट इक्वेशन यही वाला बना है, ठीक है। तो वाई की जगह हम कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है, बस हमारा उस फॉर्मेट का इक्वेशन बनना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे अब लीनियर इक्वेशन, नॉर्मल वाला लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वो जो फॉर्मेट फर्स्ट यूज किए थे उसी फॉर्मेट से हम इसको सॉल्व कर देंगे, जो कि होता है वाई की जगह जेड है, तो यहाँ पे जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में क्या होता है कि इसमें इस तरह से कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। d2y अपन dx2 -3dy अपन dx प्लस 2y, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और यहाँ पे 2 भी हो सकता है। मतलब कि इस तरह से इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक होता है डिग्री और एक होता है इसको बोलते हैं, अभी नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर इधर 0 है राइट हैंड साइड, इसमें मैटर करता है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो इसमें केस बनते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है उस पर डिपेंड करके कुछ केसेस बनते हैं, तो उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको एक ओवरव्यू बता देते हैं कि इसमें लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इधर केवल कुछ नहीं है, केवल 0 है, तो ये होता है होमोजीनियस इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर होमोजीनियस इक्वेशन होता है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है कि अगर यहाँ पे 0 की जगह कुछ भी दे दिया जाए, जैसे कि e⁴ax के फॉर्मेट में कुछ दे दिया जाए, और अगर साइन मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिया जाए, तो उसके लिए अलग अलग केसेस बनते हैं। तो अगर यहाँ पे 0 नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। तो अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो मतलब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका जो प्रोसेस है हम प्रोसेस समझ लेते हैं। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, ये 2 पार्ट में इसको सॉल्यूशन इसका होता है। तो इसका अगर हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको 2 स्टेप निकालना पड़ता है। एक होता है CF और दूसरा होता है PI। हमको अलग अलग CF निकालना पड़ेगा और PI निकालना पड़ेगा, ठीक है। CF और PI निकालना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CF कैसे निकालेंगे। CF के अंदर भी केसेस बनते हैं, और PI जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो PI के अंदर काफ़ी केसेस बनते हैं। PI डायरेक्टली डिपेंड करता है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या है उस पर डिपेंड करता है PI, तो केसेस बनते हैं। और जो CF होता है इसमें भी 3 केसेस बनते हैं, ठीक है।
3 केस बनते हैं और ये केस जो तीनों केस डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि जब हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं तो उसका जो रूट आता है उस पे डिपेंड करता है ना। जैसे रूट आता है कि जैसे कुछ भी आ गया, मान लो कि 1 2 आ गया, ठीक है। मान लो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, अगर इसका रूट मान लो कि कुछ भी आ रहा है जैसे कि 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए केस एक अलग बनेगा, ठीक है। इसके लिए जो केस बनता है वो होता है c1x to the power a1 + c2। सो इसके लिए जो होता है वो होता है सॉल्यूशन c1 e⁻a1x + c2 e⁻a2x। इसी तरह से चलता जाएगा, जहाँ पे a1 और a2 जो है वो ये रूट के हैं, ठीक है। इसको a1 मान लो, इसको a2 मान लो, ठीक है। अगर दूसरा केस क्या होता है, सेकंड केस क्या होता है कि अगर मान लो कि दोनों रूट सेम आ गए, ठीक है। मान लो कि जैसे 2 2 आ गए, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि हम जो ये है इसको ऐसे लिखा जाएगा कि c1 + c2x होल में e⁻ax। जो a है इसमें से कोई भी ले सकते हैं, या a1 a2 या फिर a2 भी लिख सकते हो। तो जो है इसमें से एक ये ले लेंगे और इस तरह से इसका सॉल्यूशन तब होता है, ठीक है। और थर्ड केस क्या होता है कि रूट अगर मान लो कि आई के फॉर्मेट में आ गया, यानी कि इमेजिनरी के फॉर्म में आ गया, यानी a α + IB के फॉर्मेट में अगर रूट आ रहा है तो जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है e⁻αx और ब्रैकेट में c1 cos βx + c2 sin αx। ये होता है सॉल्यूशन, ठीक है, जब रूट आएगा α + iβ। तो ये केवल जो केसेस हैं वो CF ज्ञात करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि CF कैसे ज्ञात करते हैं, प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो अगर जैसे कि ये दिया है, इस तरह का हमको इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे, जो dy/dx होता है इसको हम रिप्लेस कर देंगे d से, ठीक है। इसको हम d से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन बनेगा ये हो जाएगा d² - 3d + 2 और y को हम ये d/dx को हम d से रिप्लेस करते हैं तो y बच जाएगा और ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगा रिप्लेस करने की। dx को d से रिप्लेस जब करेंगे तो यही इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो ये है इसको हम ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब इसका लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन जब लिखते हैं तो हम जो d है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं m से, ठीक है। केवल इतने को लेते हैं तो हम इसको लिख देते हैं m² - 3m + 2 = 0, ठीक है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाता है। इसको हम एक द्विघात समीकरण या त्रिघात जो भी है, तो इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि m का रूट निकालेंगे, ठीक है। m की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो रूट आएगा इसका उसी पे 3 केस बनता है, ठीक है। 3 केस बनता है। जो फर्स्ट केस है कि अगर डिस्टिंक्ट रूट हैं, अलग अलग रूट हैं, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम CF = डायरेक्ट लिख देंगे ये, ठीक है। अगर हमारा सेम आता है तो हम CF = ये लिख देंगे, ठीक है। और अगर हमारा a + IB के फॉर्मेट में आता है तो हम CF = इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है CF, ठीक है। CF निकालने के लिए अब बात आती है कि PI कैसे निकालेंगे। तो PI जो है उसके लिए हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि PI में बहुत सारे केसेस हैं। तो एक ओवरव्यू हमने ले लिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छे से डीपली से समझेंगे और PI पे फोकस करेंगे। PI पे जो जो केसेस बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स।